हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडीज़ में। दोस्तों, आज से हम लोग पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहकर इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि आपकी तैयारी किस लेवल की है हमको ये पता चल सके और आने वाले वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट ला पाएँ। और अभी तक आप ए टू जेड स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जेटेट संबंधित सारे क्लासेस का अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के थीमों में से एक कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में काम और खेल, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन डी भोजन। आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, हम लोग को पर्यावरण के जो 6 थीम हैं, वो थीमों में से 6 थीमों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि 6 थीम कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के 6 थीम। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और छठा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, यही 6 थीमों के आसपास हमारा पर्यावरण अध्ययन का पाठ करना है और 6 थीमों में से आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको आसानी से 1 नंबर दे के चले जाएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा हमारे थीम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी भोजन हमारे पर्यावरण अध्ययन का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी एक हिस्सा है। ऑप्शन बी आवास या आश्रय, ये भी हमारे पर्यावरण थीम का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए काम और खेल, ये हमारे पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा सही आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। पहला दिया गया है पाठ्यपुस्तक का पाठन, दूसरा है शिक्षक द्वारा व्याख्या, तीसरा दिया है कक्षा निर्देशन और चौथा दिया किस्सा कहानियाँ। मतलब ऐसा कौन सा तरीका हम लोग अपना के एक बच्चे को हम लोग आसानी से पर्यावरण अध्ययन के बारे में समझा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही आंसर है, क्योंकि बच्चों को जब भी कोई कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं तो वो जल्दी वो चीज़ों को समझ जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के केस में भी किस्से और कहानियाँ, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, स्थलमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी सियाल, ऑप्शन सी नीफे और ऑप्शन डी मेंटल। तो चलिए इसके बारे में आपको साइड में बता देते हैं। ये हो गया हमारा पृथ्वी का एक कटआउट सेक्शन। देखिए इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहले पार्ट को बोला जाता है सियाल, दूसरे पार्ट को बोला जाता है सीमा और तीसरे को बोला जाता है नीफे। ठीक है, ऐसा नाम क्यों दिया गया है? देखिए पहले पार्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे पार्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का और तीसरे में निकेल और फेरस का। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन सी नीफे। तो हम लोग अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बोला है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप कर्णम मल्लेश्वरी का नाम सुने होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये एक वेट लिफ्टर हैं। दोस्तों, हम सबको ये पता होना चाहिए कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली पहली महिला हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोला गया यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरण लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी खनिज लवण। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जिस भी चीज़ों का नाम दिया गया है, आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर, इन सब में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। आशा करते हैं आपका भी ऑप्शन बी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2020 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन को छोड़कर 18 जुलाई 2020 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितना है, ये हमको निकालना है। दोस्तों, ये समय, चाल और दूरी के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इजी चैप्टर में गिनाता है, उसका क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं डाटा क्या क्या गिवन है। डाटा दिया गया है दूरी, डिस्टेंस दिया है 2649 किलोमीटर और समय दिया है
प्रातः 5:15 बजे से 18 जुलाई को प्रातः 4:45 बजे। मतलब यहाँ पे जो टाइम हो गया वो टोटल 48 आवर है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में बिठाते हैं। फॉर्मूला जो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। अब डिस्टेंस जो हमारा है, डिस्टेंस क्या है 2649 किलोमीटर, और जो यहाँ पे टाइम आ गया है वो 48 आवर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 55.18 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन में यहाँ कौन सा है। तो इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन 56, दूसरा 55, तीसरा 54 और चौथा 57। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा मिला है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। आशा करते हैं आपका भी आंसर बी आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप झारखंड के लेटेस्ट जॉब से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे और एक चैनल स्टडी टॉप से जाके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे दिया गया हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 3 महीने का हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन बी वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते खा सकते हैं। ऑप्शन सी हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ऑप्शन डी हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर है हमको बताइए, और हम आपको आंसर बता देते हैं। जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। हाथी का जो 3 महीने का बच्चे होता है उसका भार लगभग 2 क्विंटल होता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन सही है उसको चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ये रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तीसरा है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। चौथा है अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। दोस्तों इसमें से देख सकते हैं आपको कौन सा कथन सही है उसको आपको चूज़ करना है। अब देख लेते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन 1, 2 और 4, ऑप्शन 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दें। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अबू धाबी जो है एक रेगिस्तानी इलाके में है, ये एकदम सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन जो है ये गलत है। अबू धाबी के जो मुद्रा है उसको बोलते हैं यूएई दिरहम। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 1, 2 और 3 कहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देख लेते हैं। बोला गया BOD5 क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। आपका सही आंसर कौन सा है वो बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ये सही आंसर है। BOD5 वायु या फिर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने में यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। इसमें बोला गया आमतौर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देख पाते हैं वो रंग है हरा और पीला, नारंगी और पीला, काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला। दोस्तों रात में जो जानवर जागते हैं उनको हर चीज़ों को कैसे वो देख पाते हैं, कौन सा रंग में देख पाते हैं, उसका आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी जो है काला और सफ़ेद सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपका भी आंसर सी आया होगा। दोस्तों चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहकर अपने तैयारी को और भी मजबूत करते रहें। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।